राधे राधे दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। और केडी साइकोलॉजिकल हब मथुरा में एक बार फिर से मैं आपके सामने कुलदीप सारस्वत लेके आया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अधिगम क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं। मेरे मानने से आप एक पेन और एक कागज़ उठा लीजिए, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से बताऊंगा, उन्हें आप नोट करते जाइए। चलते हैं दोस्तों आगे। अधिगम, अधिगम का अर्थ, अधिगम का संकुचित अर्थ सीखना होता है। यदि इसके व्यापक अर्थ की बात की जाए तो अनुभव ज्ञान का प्रशिक्षण, प्रयास से व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो अधिगम की देन है। ठीक है, अधिगम क्या करता है कि जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उससे आपके ज्ञान में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। और वुडवर्थ ने इसका छोटा सा एक सिंपल उदाहरण भी दिया कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। यदि आप सीख रहे हैं, यदि आप अधिगम कर रहे हैं तो आपका विकास 100% आवश्यक है। यदि आप में विकास हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका अनुभव बढ़ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपका अधिगम समय से हो रहा है और सकारात्मक रूप से हो रहा है। आगे चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं: परिपक्वता, संवेग और मादक पदार्थों का सेवन। परिपक्वता, मैचुरेशन, संवेग, इमोशंस, और मादक पदार्थ जो हम एल्कोहलिक वगैरह लेते हैं। इससे क्या होता है कि तीनों चीज़ें हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसी वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं। जब तक आगे चलते हैं दोस्तों, अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो BF स्किनर ने कहा है कि अधिगम की निम्न परिभाषाएं दी हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यदि आपके व्यवहार में प्रगतिशील हो रहा है, प्रगति हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप अधिगम कर रहे हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तर अनुकूलन प्रक्रिया है। अधिगम क्या करता है, आपके व्यवहार में एडजस्टमेंट कराता है, क्योंकि सीखने के लिए एडजस्टमेंट करना अति आवश्यक है। जब तक आप अनुकूलन नहीं करेंगे, जब तक आप एडेप्टेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अनुकूलन नहीं करेंगे, आप नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखने में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। JP गिलफर्ड ने भी कह दिया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। हम दूसरे के व्यवहार से जो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं वो भी अधिगम की ही देन है। क्रोवी ने कह दिया कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम में हम क्या क्या सीखते हैं? हैबिट, किसी की हैबिट्स को देख करके उसे कॉपी कर लेना, किसी की नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अभिवृत्तियां, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड आदि चीज़ों का ग्रहण करना ही अधिगम कहलाता है। गेट्स एवं अन्य, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार ये डेफिनेशन सीटेट के एग्जाम में 2018 में भी आई थी और इस पर विवाद भी हुआ था कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम कहलाता है। एडविन रे गुथरी ने भी कह दिया कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन बहुत बड़ी है दोस्तों। आगे चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं, विशेषताओं की बात करते हैं तो अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रोसेस है। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। हमारे सीखने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम किसी भी कार्य को करना उचित नहीं समझते। तीसरा है, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम क्या है कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसका प्रशिक्षण नहीं देंगे, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, अधिगम हमारा व्यर्थ है। तीसरा है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। इसमें व्यापकता पाई जाती है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। ये हमारे स्वयं पर निर्भर करता है कि हम नकारात्मक विचारों को सीखते हैं या सकारात्मक विचारों को। आगे चलते हैं। अधिगम प्राचीनता तथा नवीनता का मिश्रण है। अधिगम क्या है कि जो चीज़ आपने सीख रखी है उसको भी आप लाइफ में दोबारा सीखेंगे और नवीन बातों को भी सीखने की हमारी कंडीशंस बनती हैं। तो अधिगम जो है प्राचीनता तथा नवीनता दोनों का क्या है? मिश्रण है। आगे चलते हैं दोस्तों। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार को यहां बताया है कि अधिगम किए जाने वाले कार्य के प्रकृति के आधार पर अधिगम के प्रकारों को यहां बताया गया। तो सबसे पहला है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम में क्या है कि आपको शब्दों के आधार पर सीखना है। इसमें शब्द भंडार, आपके अंदर वोकेबुलरी बढ़ जाएगी, भाषा कौशल, आपके अंदर बात करने का तरीका बढ़ जाएगा, लैंग्वेज, आपको कैसे बोलना है, कब बोलना है,
कहाँ बोलना है, ये सारी चीज़ों का विकास आपके अंदर होगा। इसलिए सब शाब्दिक अधिगम में आता है। उसके बाद भाषाई विषय वस्तु, लैंग्वेज कंटेंट भी आपके अंदर क्लियर होने चाहिए। ये जब होगा जब आपके अंदर शाब्दिक अधिगम का भंडार अधिक होगा। आगे चलते हैं। दूसरा है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक जो अधिगम होता है इसको हम क्रियात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। ये मोटर, गत्यात्मक मीन्स होता है गति करने वाला। इसमें सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन, इसमें सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन करना पड़ेगा। जैसे हमें योग करना है, योग करना सीखना है, कार चलाना सीखना है, बाइक चलाना सीखना है, तो इसमें आपके शरीर के विभिन्न अंगों का आपको संचालन करना अति आवश्यक है। दूसरा है शारीरिक कौशलों में निपुणता, फिजिकल जो स्किल्स होती हैं उसमें आपको परफेक्ट होना अति आवश्यक है। तीसरा है नृत्य करना, घुड़सवारी करना, साइकिल चलाना, व्यायाम करना, ये सब क्या है आपके गत्यात्मक अधिगम में आते हैं। इसमें आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट कराना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम। ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की समाधान करने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि जीवन में परेशानियां हर जगह हैं, जहां आप जाएंगे वहां परेशानियां हैं। इसका समाधान आप ही कर सकते हैं और इसके लिए आपके अंदर समस्या समाधान अधिगम की कैपेसिटी का होना अति आवश्यक है। आगे चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से अधिगम के निम्न 3 क्षेत्र होते हैं। यानी शैक्षिक उद्देश्यों की जहां बात आए कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया, शैक्षिक उद्देश्यों को किसने दिया, तो इसको दिया था बीएस ब्लूम ने, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम ने। और इसके 3 पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को दिया था बीएस ब्लूम ने और भावात्मक पक्ष को दिया था क्रेथवाल ने और क्रियात्मक पक्ष को दिया था सिम्पसन ने। ज्ञानात्मक में होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। पहले इसमें आपको सीखना है, सीखने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके बाद जो आपने अंडरस्टैंडिंग की है उसका प्रयोग करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है कि आपने क्या सीखा, उसके बाद उसका सिंथेसिस करना है, आपने जो सीखा उसका प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसका एवोल्यूशन, मूल्यांकन भी करना है कि किस हद तक आपने सकारात्मक रूप से सीखा है या नकारात्मक रूप से। आगे भावात्मक पक्ष, ये हमारी फीलिंगों से डिपेंड रहता है। इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण, मूल्य संगठन, संवेदनाएं आज जुड़ी होती हैं। तीसरा क्रियात्मक, इसमें कार्यकुशलता, जटिल और भारी व्यवहार ये आपको दिखाई देगा। आगे दोस्त चलते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और आपको ये टॉपिक लगते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव नीचे जाकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर हमारा ग्रुप चलता है केडी साइकोलॉजिकल हब, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से जाकर के आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे शिक्षा स्तर के आधार पर अधिगम के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 चिंतन स्तर, अबोध स्तर और स्मृति स्तर। चिंतन स्तर में क्या है कि जब पहले आप इसमें चिंतन करेंगे, और चिंतन हम कब करते हैं, ज्ञान, समझ, तार्किक क्षमता, यानी कि इसमें घटनाएं भी होंगी, समस्याएं भी होंगी, इसके आधार पर हम चिंतन करते रहते हैं जब हम कुछ न कुछ सीखते हैं। दूसरा है अबोध स्तर, इसमें जो सूचनाएं हैं उनको हमें उनके अंदर बीच में संबंध स्थापित करना है। जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास समझ है, इसके बाद आपके पास सूचनाएं हैं, आपके पास कोई तथ्य हैं, आपके पास कोई स्टेटमेंट हैं, उनमें आप क्या रिलेशन स्थापित करेंगे तो उसके बाद आप सीखेंगे। और तीसरा है स्मृति स्तर। अगर आपको लगता है कि हम स्मृति स्तर के द्वारा ही अधिगम करना चाहते हैं तो ये रटने पर आधारित होता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता जीवन के लिए, ये विचारहीनता होता है। आगे दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मैंने भी बताया था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले पूर्व अधिगम, पहले आप सीख चुके होंगे। दूसरा विषय वस्तु, कंटेंट्स आपको आने चाहिए कि हमें क्या सीखना है। शारीरिक स्वास्थ्य में परिपक्वता, आपका सीखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का सही होना अति आवश्यक है और आपके अंदर मैच्योरेशन होना भी। तो परिपक्वता के आधार पर ही अधिगम प्रक्रिया चलती है। अगर हम शिशु को सिखाना चाहें कि वो साइकिल चलाना सीख ले, कार चलाना सीख ले, तो इम्पॉसिबल है। अधिगम की इच्छा, सीखने के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है कि आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। विदाउट डिजायर यू कांट लर्न इन द लाइफ, बिना इच्छा के आप जीवन में कभी नहीं सीख सकते। दूसरा है थकान, थकान अगर आपको होगी तो आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए जब भी आप सीखें तो आपके अंदर थकान नहीं होनी चाहिए। वातावरण सीखने लायक होना चाहिए। सीखने की विधियां बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम मेथड्स के द्वारा ही सीखते हैं। जब हमारे किसी कार्य करने का तरीका, विधियां और प्रविधियां अच्छी अगर नहीं होंगी तो हम उसको सकारात्मक रूप से अधिगम नहीं कर सकते। अधिगम की विधियां, यहां सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। दूसरा निरीक्षण करके सीखना, निरीक्षण मीन्स ऑब्जर्व करना है, जब कोई आदमी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको देख करके सीखना। परीक्षण करके सीखना, टेस्ट करके सीखना। वाद विवाद विधि, यानी कि डिबेट्स करनी है आपको, डिबेट्स के द्वारा सीखना। लास्ट में वाचन विधि,
और उसके बाद है अनुकरण विधि, ये छोटे बच्चों पर जाती है। जब बच्चा एक छोटा कार्य कर रहा होता है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, छोटा बच्चा अगर आपके पास खड़ा है तो वो आपको देख करके ही आप जैसे कार्य करने की चेष्टा करता है। प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। सतत विधि यानी लगातार, कंटिन्यू प्रोसेस। पूर्ण विधि, अंश विधि, अगर आपको लगता है कि आप लंबे लंबे टॉपिकों को नहीं पढ़ सकते तो आप उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद सीखिए। अंतराल विधि, और अंतराल विधि के बाद में अधिगम के सिद्धांत, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं ये। परीक्षा की दृष्टि से आप मान लीजिए इसमें से 1 नंबर आपका पक्का आएगा, मेरा आपसे वादा है। अधिगम के सिद्धांत को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक तो व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानात्मकवादी। व्यवहारवादी में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और उन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। इन सिद्धांतों को आगे डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरा एक सिद्धांत की एक वीडियो मिलेगी, जहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ शॉर्ट में बताएंगे। दूसरा, स्किनर का सिद्धांत, इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। तीसरा, हल का सिद्धांत, जो हल हैं इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया था, जिसे हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, और स्किनर ने इसको सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत से नवाजा। और जो इन्होंने बताया कि जो आवश्यकता होती है वो अधिगम का आधार है, बिना आवश्यकता के हम अधिगम नहीं कर सकते। उसके बाद पावलो, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। गुथरी का समीपता का सिद्धांत, इन्होंने समीप्यवाद भी इस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, समीप्यवाद। और जो ये है ये अंग्रेजी की साइप्रेस डॉक्ट्रिन का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, साइप्रेस और डॉक्ट्रिन। उसका हिंदी रूपांतरण है समीपता का सिद्धांत, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है उतना समीप जितना संभव। इस बात को ध्यान लीजिए, यानी कि जो समीपवाद का सिद्धांत है, समीपवाद शब्द की उत्पत्ति साइप्रेस डॉक्ट्रिन नामक 2 शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है उतना समीप जितना संभव। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है समग्र रूप से या पूर्ण रूप से। सबसे पहला इस सिद्धांत को देने का श्रेय जाता है मैक्स वर्दीमर को, और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है कोलर और कप्फा को। कोलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो एक चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान। इन्होंने सूज का सिद्धांत दिया था, इसे हम अंग्रेजी में इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा, कर्ट लेविन का सिद्धांत, इन्होंने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था। बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अगर हमें इतना भी पता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किसने दिया, क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया, सूज का सिद्धांत किसने दिया, समीप्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर परीक्षा की दृष्टि से आना ही आना है। बांडुरा की अगर हम बात करते हैं तो ये कनाडा के रहने वाले थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 4 दिसंबर सन 1925 ईस्वी में हुआ था। और इनकी एक सबसे फेमस पुस्तक चलती है, आप नोट कर लीजिए, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोबारा बता रहा हूं, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और उन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ये मैं आपको प्याजे का एक सिद्धांत की नई वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि प्याजे का सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद ब्रूनर का सिद्धांत, और ब्रूनर का सिद्धांत दिया था कि जो इन्होंने बताया अपने सिद्धांत में कि शिशु होता है वो अपनी अनुभूतियों को कैसे व्यक्त करता है, और शिशु अपनी अनुभूतियों को जिस तरीके से व्यक्त करता है उसकी इन्होंने 3 विधियां बताई। नंबर 1 सक्रियता विधि, नंबर 2 दृश्य प्रतिमा विधि, और नंबर 3 सांकेतिक विधि। जितने भी दोस्तों अधिगम के नीचे सिद्धांत मैंने बताए हैं, मैं आपको इनकी अलग अलग वीडियो दूंगा, और गेस्टाल्टवादी, संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवादी के नियम मोस्ट बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सकें। जय हिंद, जय भारत दोस्त।